जनरल साइंस के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक रसायन विज्ञान है, जिसमें हम विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में रसायन विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों और उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि एक बैरोमीटर के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, बैरोमीटर पाठ्यांक और उससे संबंधित प्रभाव क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो बैरोमीटर होता है वो वायु दाब मापी यंत्र है, यानी कि हमारे वायुमंडल में वायु का जो दाब पड़ रहा है उस वायु दाब को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर यंत्र का। अब बैरोमीटर यंत्र जैसे इस प्रकार का कुछ बना है, उसमें कुछ पाठ्यांक दिए रहते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं। इस पाठ्यांक में अगर ये पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है, यानी बहुत तेजी से नीचे की ओर डाउन होता है, तो इसका मतलब है कि आंधी की संभावना है। प्रश्न ये सब पूछे गए हैं। तो बैरोमीटर पाठ्यांक का अचानक नीचे गिरना आंधी की संभावना है, और धीरे धीरे नीचे गिरना वो वर्षा की संभावना है। तो बैरोमीटर पाठ्यांक अचानक नीचे गिरे तो आंधी की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना, और यदि धीरे धीरे पाठ्यांक ऊपर की ओर चढ़े तो साफ मौसम की संभावना रहती है। बैरोमीटर से संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। और सामान्यतः हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक रिसर्च से अब ये साबित हो गया है कि आज के समय में पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। यानी कि अगर हमारे विकल्प में 5 ऑप्शन दिया हो तो 5 अवस्थाएं पदार्थ की वही सही होगा। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं, तो इनमें से 3 अवस्था हम पहले से जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 2 नई अवस्थाएं जो खोजी गई वो एक है प्लाज्मा अवस्था और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। ठीक, तो कुल 5 अवस्थाएं हैं। और जो प्लाज्मा अवस्था है, तो सूर्य एवं तारों में जो प्रकाश का कारण है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, सूर्य एवं तारों में प्रकाश का कारण प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो हमको याद रखना है -273 डिग्री सेल्सियस को, -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। पॉइंट में ना भी याद हो कोई बात नहीं, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। इसका अर्थ है कि इससे कम तापमान संभव नहीं है। इस प्रकार से कई समस्थानिक और संभारिक से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। समस्थानिक क्या होता है कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो। जैसे देखिए 17 Cl 17 Cl, ठीक है, क्लोरीन के 17 ही हैं। तो जिसमें परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक। इसके उदाहरण क्या है, 17 Cl 35, 17 Cl 36, Cl यहाँ पे क्लोरीन है। कार्बन में अगर देखें तो 6C14, 6C12। हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H2 जो है ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी को भारी जल कहते हैं। समभारिक बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो जाएगी। जैसे 18 आर्गन 40, 19 क्रिप्टान 40। तो यहाँ पे आर्गन 18 है और पोटेशियम 19 है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है 40-40। तो ये चीज़ें हैं। समस्थानिक ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमको याद रखना है समस्थानिक क्या है, परमाणु संख्या समान हो। जैसे इस क्लोरीन का 17, इसके 2 हैं समस्थानिक, 17 Cl 35 और 17 Cl 36। इसी प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि हम लोग पहले देखते थे कि पेट्रोल में अशुद्धियाँ आती थीं, जब इतना शुद्ध तकनीक से पेट्रोल प्राप्त करना संभव नहीं था, तब कई बार मोटरसाइकिल या जो वाहन हैं वो नॉकिंग करने लगते थे। नॉकिंग मतलब आवाज़ करने लगते थे, ठीक है। तो उसमें उस समय नॉकिंग या स्फटन रोधी मिलाया जाता था, जिसका नाम क्या है, टेट्रा एथिल लेड। इसको मिलाने से पेट्रोल में तब नॉकिंग या आवाज़ नहीं होती थी। हालांकि अब इतनी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती, क्योंकि अब बहुत ही शुद्ध पेट्रोल डीजल मिलते हैं। तो उनकी शुद्धता से संबंधित अगला हमारा तथ्य है, C10 संख्या जो होती है वो डीजल की शुद्धता के लिए है। जितना ज़्यादा C10 संख्या होगी उतना शुद्ध डीजल होगा। और जनरली जो हम लोग मोटरसाइकिल चलाने में, कार चलाने में यूज करते हैं पेट्रोल, उसकी शुद्धता ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है, ठीक है।
शुद्धता के लिए कहते हैं कि ये इतने ऑक्टेन संख्या का पेट्रोल है, तो पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या और डीजल के लिए C10 संख्या। ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्य में जो संसाधन हैं उनकी एक सीमित मात्रा है, तो हाइड्रोजन को इसीलिए भविष्य का ईंधन कहा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रसायन है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और वेल्डिंग एवं रॉकेट ईंधन भी हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, वेल्डिंग एवं रॉकेट ईंधन। वेल्डिंग तो सब लोग समझते ही होंगे, ज्वाइंट डालने के लिए लोहे और इन सब चीज़ों के लिए। इसी प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, देखिए लवण क्या होता है कि जब दो रसायन आपस में मिक्स करके अपना कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको लवण कहते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या करते हैं, वो जल को कठोर बना देते हैं। प्रश्न पूछा गया है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जल को कठोर बना देते हैं, जबकि जब हम जल में डिटर्जेंट मिला देते हैं, सर्फ, निरमा कुछ मिला देते हैं, तो जल मृदु हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, हम लोगों ने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा। आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसमें रसायनों को व्यवस्थित किया गया है उनके परमाणु भार और परमाणु संख्या के क्रम में। तो उसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, ये श्रेणियां हैं। तो इसी में S ब्लॉक जो है वो दूसरे वर्ग को कहते हैं और इसमें सारी क्षारीय मृदा धातु आती हैं। प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि क्षारीय मृदा धातुएं किस ब्लॉक में आती हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, तो S ब्लॉक में। बाकी कई बार कार्बन के अपर रूप पर प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। कार्बन के अपर रूप मतलब कार्बन से ही जो बने हुए फॉर्म हो, तो इसमें एक तो ग्रेफाइड है जिसको स्नेहक से मिलान करने के लिए कई बार आता है, तो ग्रेफाइड स्नेहक है। फुलरीन है, ग्रेफीन है। ग्रेफाइड जो है पेंसिल की निडल बनाने में इनमें सब में यूज होता है। तो कार्बन का अपर रूप क्या है, ग्रेफाइड है, फुलरीन है, ग्रेफीन है, ये सब हैं। और फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, फ्लोरीन का संकेत होता है F, यही F जो है ये फ्लोरीन है। ठीक। और अगर बात करें ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। मृदा में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन। ठीक। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जब बात होगी मृदा की तो फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन, और जब बात होगी ब्रह्मांड की तब हम कहेंगे हाइड्रोजन। इसीलिए इस हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक। अब हमको ये ध्यान रखना है, अक्रिय गैसें जो हैं वो आवर्त सारणी में कौन से समूह में आती हैं, 18वें समूह में आती हैं। अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के 18वें समूह में आती हैं। और कौन कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। ठीक। तो इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए। हीलियम जिसका संकेत क्या है, He है, ये कृत्रिम ऑक्सीजन के निर्माण में प्रयोग होती है और गुब्बारों में भी भरी जाती है। ठीक हो गया। नियॉन Ne, ये विज्ञापन में, एयरपोर्ट पर सिग्नल में चमक उत्पन्न करने के लिए की जाती है। आर्गन अगर देखें तो ये वेल्डिंग के काम में। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर पूछा जाए अक्रिय गैस कौन सी है, तो ऐसे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान सब हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में आर्गन, Ar। ठीक। और जो जिनान है Xe, इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो जिनान को। जबकि जो रेडॉन है इसके बारे में जान लीजिए, रेडॉन वायुमंडल में गैस नहीं पाई जाती है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये गैस जब भूकंप वगैरह आना होता है तो भूकंप के समय में उत्पन्न होती हैं, और इस गैस का उपचार कैंसर के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है रेडान को, इसलिए महत्वपूर्ण गैस है। अब कुछ तत्व हैं जिनसे मिलकर के कंपाउंड बनते हैं और उनका प्रयोग होता है। जैसे जिंक का संकेत है Zn, Zn माने जिंक। अब इससे कई कंपाउंड बनते हैं, जैसे जिंक में सल्फर मिला दिया तो जिंक सल्फेट, इसको हम कहते हैं सफ़ेद थोथा। जिंक में ऑक्सीजन मिला के तैयार होता है जिंक ऑक्साइड, इसका प्रयोग कृत्रिम दांत जो हम लोग लगवाते हैं उनके निर्माण में और क्रीम के निर्माण में। इसी प्रकार से सल्फर मिला करके बनता है सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जो है स्फुरदीप्त यानी प्रकाश उत्पन्न करने में। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है जिंक फास्फाइड, ये चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इस प्रकार
चांदी, चांदी का संकेत क्या है, Ag। और चांदी का अयस्क क्या होता है, अर्जेंटाइट। ये कई बार पूछा गया है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, तो अर्जेंटाइट चांदी का है। अब अगर सिल्वर में क्लोराइड मिला दें तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये फोटोग्राफिक ग्लास निर्माण में होता है। फोटोग्राफिक या फोटोक्रोमिक ग्लास निर्माण में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में जो निगेटिव तैयार किए जाते थे पहले के समय में, उसमें सिल्वर आयोडाइड बहुत महत्वपूर्ण है, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल रेन कराने में। और सिल्वर नाइट्रेट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम मतदान के समय मत देने जाते हैं तो जो स्याही लगाई जाती है नाखून में, वही मतदान स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जो जल्दी छूटती नहीं है। इसी प्रकार अगर हम अन्य तत्व देखें तो पारा जिसका संकेत Hg है, इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। यूरेनियम का संकेत U है, इसको आशा धातु या होप मेटल कहते हैं। सोना का संकेत Au है, ये मुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्था में रहता है। और प्लेटिनम का संकेत Pt है, इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कॉस्टली है। इसी प्रकार अगर हम ध्यान दें, बेंजीन के बारे में हमने बहुत पढ़ा होगा। बेंजीन जो होती है ये सिगरेट के धुएं में पाई जाती है। पूछा जाता है सिगरेट के धुएं में कौन सा रसायन होता है, बेंजीन। विस्फोटक भी है ये, कीटनाशक भी है और डाई के निर्माण में भी प्रयोग होती है। तो बेंजीन से संबंधित इतने तथ्य हैं, सिगरेट के धुएं में, विस्फोटक में, कीटनाशक में, डाई निर्माण में। और लेवासियर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेवासियर ये रसायन विज्ञान के जनक हैं। ठीक। पीएच के बारे में हमने पढ़ा होगा। पीएच मान किसी भी वस्तु की अम्लीयता यानी खट्टापन या क्षारीयता यानी कसैलापन के लिए जिम्मेदार है। पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। अब कुछ वस्तुओं के पीएच पूछे जाते हैं, जैसे रक्त का पीएच होता है 7.4, कहीं 7.3 भी होगा। लार का होता है 6.8, दूध का पीएच 6.4 और यूरिन मूत्र का पीएच 6 होता है। धातुओं से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। धातुएं हमें पता है कठोर होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, धातुओं में चमक होती है, ये सब धातुओं के लक्षण हैं। लेकिन अगर सबसे हल्की धातु तो लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे कठोर धातु क्रोमियम, क्रोमियम का Cr, ठीक है, लिथियम का Li, इसी प्रकार से ऑस्मियम का OS होता है। ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं। इसी प्रकार से मिश्र धातु जो अलग अलग धातुओं को मिला करके बनती हैं, उनका संगठन पूछा गया है। जैसे पूछा गया है पीतल इनमें से किससे मिलकर बनता है, तो पीतल हमने घरों में देखा होगा, वो Cu यानी कॉपर यानी कि तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर होता है 70% और ये 30%। हमको परसेंट नहीं याद करना है, लेकिन हमको अवयव याद करने हैं, घटक। जैसे कॉपर और जिंक मिलकर के पीतल बनाते हैं, बर्तन बनाने में इनका प्रयोग होता है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, है ना, तो ये कॉपर और एसन माने टिन मिला करके बनता है। इसका प्रयोग सिक्का एवं बर्तन निर्माण में होता है। जर्मन सिल्वर महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ये कॉपर जिंक निकल, याद कर लीजिए, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल, ये बर्तन बनाने में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से गन मेटल भी कई बार पूछा गया है। गन मेटल ये, चूँकि ये सब युद्ध सामग्री बनाने में तैयार होते हैं, कॉपर जिंक और टिन, ये तोप और गेयर बनाने में। इसी प्रकार से पूछा जाता है डच मेटल, ये कॉपर और जिंक से ये सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग होता है। मुंज मेटल पूछा जाता है किस में प्रयोग होता है, तो जहाज रानी उद्योग में, यानी कि बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाने में ये कॉपर और जिंक से बनते हैं। ठीक है, तो ये सब तथ्य पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। पूछा जाता है टांका जो शोल्डर होता है, ये भी पूछा गया है, ये Sn और Pb, ठीक है, यानी कि लेड से मिल करके, तो ये जो ज्वाइंट हम लोग डालते हैं उसमें टांका डालने में। इसी प्रकार से ड्यूरेल्यूमिन पूछा गया है। ड्यूरेल्यूमिन में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, Al एल्यूमिनियम, Cu कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज, इसका प्रयोग प्रेशर कुकर में, हवाई जहाज के ढांचे बनाने में। प्रश्न ऐसे पूछा गया एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में होता है, इनके निर्माण में होता है। ठीक, तो ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से कई अम्ल और पूछा गया है उनके स्रोत,
जैसे सिरका, कई बार पूछा गया है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, नींबू और अन्य खट्टी चीज़ों में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। प्याज में पूछते हैं गंध किस वजह से होती है, तो सल्फेनिक होगा, सल्फोनिक नहीं, फेनिक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही चूँकि खट्टा होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल। चींटी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल। लेकिन फार्मिक अम्ल हम लोग जानते हैं मेथानाइक अम्ल भी इसी को कहते हैं। इसी प्रकार से सेब में मैलिक अम्ल। ठीक। और जब हमारी मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है, वो ऐसा होता है क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्य करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ये लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। और इसी लैक्टिक अम्ल के पायरुविक अम्ल में टूटने से बाद में वो दर्द दूर होती है, लेकिन लैक्टिक अम्ल के जमाव की वजह से ही मांसपेशियों में थकान और दर्द का अनुभव होने लगता है। ठीक। इस प्रकार से कुछ यौगिक हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि वो किस में उपयोग होते हैं, उनका कहाँ पर प्रयोग होता है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के रूप में, BHC इसको शॉर्ट में कहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के प्रयोग में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन में। पोटेशियम नाइट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है बारूद बनाने में, ज़्यादातर बम ब्लास्ट इसी से होते हैं, छोटे बम ब्लास्ट। पोटेशियम ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के निर्माण में। ठीक है। इसी प्रकार से एसीटोन ये नाखून पॉलिश हटाने के लिए होता है। ठीक है। और पेट्रोल ये शुष्क धुलाई कहते हैं, ड्राई क्लीन करवा लो, ड्राई मतलब सूखा, क्लीन मतलब साफ, शुष्क धुलाई में। मॉर्फिन जो है ये दर्द निवारक के रूप में प्रयोग करते हैं डॉक्टर। बाकी कुछ लोग ड्रग्स के जो आदी होते हैं वो मॉर्फिन ड्रग्स के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट ये अग्निरोधी कपड़ा निर्माण में, यानी कि ये फायर प्रोटेक्शन कपड़ों के प्रयोग में बनते हैं। पायरेथ्रिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम घरों में मॉर्टीन यूज करते हैं उसमें पाया जाता है, ये मच्छर रिपेलेंट है, मच्छर को भगाने में। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसको कहते हैं, ये रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड ये रासायनिक पदार्थों में विरंजक यानी उनका रंग उड़ा दे उस चीज़ में प्रयोग होता है। भारी जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमने बताया था 1H2 है, यानी कि ड्यूटेरियम। ये नाभिकीय संयंत्र में मंदक या शीतलक के रूप में, जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो कार के रेडिएटर में पानी पड़ता है कि इंजन गर्म ना हो, इसी प्रकार से हमारे नाभिकीय संयंत्र हीट ना कर जाए, गर्म ना हो जाए, तो इसलिए ड्यूटेरियम का प्रयोग मंदक या शीतलक के रूप में करते हैं। लिथियम ये वायुयान के निर्माण में, और जो सेल की बैटरी बनती हैं, मोबाइल सेल की बैटरी, ये सब बैटरी में लिथियम पड़ता है। क्लोरीन की बात करें Cl तो बहुत ही महत्वपूर्ण है विरंजक के रूप में, और जल के शुद्धिकरण में कुएं वगैरह में पहले क्लोरीन की गोलियां डाली जाती थी। पोटेशियम परमैंगनेट इसी को लाल दवा भी कहते हैं, ये भी जल के शुद्धिकरण में चाहे क्लोरीन डाल दें हम या ये। ओजोन ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं, UV किरणों से, जीवाणुनाशक के रूप में है, ऑक्सीकारक के रूप में है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो ये ब्लीचिंग पाउडर जीवाणुनाशक और विरंजक के रूप में हैं। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम कुछ रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग देखें तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na माने होता है सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन के निर्माण में पूछा जाता है। कृत्रिम सिल्क बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ कहाँ, साबुन के निर्माण में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। धावन सोडा इसका सूत्र पूछते हैं कई बार, तो ये Na2CO3.10H2O, ये धुलाई और घरेलू कार्यों में जो डिटर्जेंट सर्फ होता है इसीलिए इसको धावन सोडा कहते हैं। खाने का सोडा NaHCO3, सूत्र इनके याद रखने हैं। ये खाद्य पदार्थों में जैसे केक है, ब्रेड है, या अग्निशमन यानी फायर प्रूफ बनाने में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें सोडियम परऑक्साइड यानी Na2O2, ये रंगाई में, हवा को शुद्ध करने में, जब वातावरण में वायु ज़्यादा विषैली हो जाती है तो सोडियम परऑक्साइड का छिड़काव करवाया जाता है हवा को शुद्ध करने में। सोडियम थायोसल्फेट की अगर बात करें तो ये फोटोग्राफी में। ठीक है। और एंटीडॉट बनाने में, एंटीडॉट मतलब जो किसी हानिकारक प्रभाव को ख़त्म कर सके। इसी प्रकार से अगर हम देखें सोडियम बेंजोएट, तो
तो ये खाद्य परिदमन में, और सोडियम नाइट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उर्वरक उद्योग में उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के तथ्यों का अध्ययन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।